अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नादरीन, इस वक्त इंतखाबात की तारीख जो है वो तो सामने आ चुकी है, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अभी भी सामने आ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी तासुर दिया जा रहा है ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है उस हवाले से कई सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में जो जलसा किया उसमें भी वाज़े उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। इसी के साथ साथ अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू भी आपके सामने है जो उन्होंने सवालात उठाए। तो इस वक्त क्या तहरीक इंसाफ जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं या ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल क्या है या आगे क्या होने जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सर, इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप भी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, आपका बड़ा एक वाज़ेह मुतालबा था कि आप इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करें। फाइनली इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान तो हो गया है, आगे सूरत हाल आपको क्या नज़र आ रही है? थैंक यू नादिर। मैं समझता हूँ कि इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान होना बहुत खुशाइंद बात है, क्योंकि ये एक आइन की जो है ना वो नफ़ी या आइन की जो के हुक्म में ताख़ीर जो है वो किसी तौर पर भी जो अच्छी बात नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि एक उसके अलावा मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और हर जगह यही बहस हो रही थी कि कोई इलेक्शन होगा नहीं होगा। उससे मैं समझता हूँ कि एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो रही थी जिसमें मैं समझता हूँ कि किसी को भी कुछ इल्म नहीं था, तासुर ये मिल रहा था। तो बहुत अच्छा हुआ। अब जो है वो 8 फरवरी की जो तारीख़ मुकर्रर हो गई है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि उस पर इंतखाबात होंगे। रही बात आपने कि जो जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार किया जा रहा है या उनकी तरफ से कुछ शिकायत आ रही हैं, तो बिल्कुल इस सिलसिले में मैं ये कहता हूँ कि जो भी पार्टी हो, जिसकी भी कोई शिकायत हो, तो उसको एड्रेस करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सीजनड और बड़े एक रीजेंट ब्यूरोक्रेट हैं, तजर्बे वाले हैं। तो ये मामलात आते रहते हैं इलेक्शनों में और बेहतर यही होता है कि वक्त से पहले उनको एड्रेस कर लिया जाए। और उसके लिए देखें ना, एक तो है स्पेसिफिक ख़दशात। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इसमें बहुत सारे अवामल होते हैं। मेरे नज़दीक एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, मैं समझता हूँ मेरे रास्ते में ये रुकावट अगर है तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की नफ़ी करते हैं। आपके जहन में कोई आपको दूसरा एक्सपीरियंस हो रहा है उसी वक्त, मिसाल के तौर पे अगर डीलिमिटेशन है तो मैं समझता हूँ कि एक हल्का ही ख़राब हो गया है, तो उसमें भी वो समझता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसी तरह अगर कोई ब्यूरोक्रेसी है, मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी एक शख्स का ज़्यादा साथ दे रही है, दूसरे का कम दे रही है, एक की बात जो है वो बहुत मानी जा रही है, दूसरे को इग्नोर किया जा रहा है, तीसरे को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि भाई आप जलसे करते हैं तो उसमें आपको जो है वो कितनी सहूलत दी जाती है, आपको कितनी जल्दी परमिशन दी जाती है, आपको अपनी जगह पर इलेक्शन पसंद की जगह पर करने दिया जाता है या नहीं, या आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो उसी तरह फ्री हैं जिस तरह दूसरे की हैं। तो ये सारे अवामल बैठ कर नादर, जब तक देखें ना, हम अगर इन चीज़ों में उलझे रहेंगे और इन चीज़ों को हम मैं समझता हूँ कि नज़रअंदाज करते रहेंगे तो एक बिल्टअप बनता जाता है और फिर वही बदकिस्मती होगी, फिर वही एक विशियस सर्कल होगा कि जहाँ पर मतलब है कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं। जो जीत गया है वो कहता है ये बहुत साफ शफाफ था, जो हार गया वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये तो बिल्कुल ही गैर जानबदाराना नहीं था, इसमें रिगिंग हो गई, अवाम के मैंडेट पे डाका है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें इलेक्शन के साथ साथ जिस तरह डीलिमिटेशन है, वोटर लिस्टें हैं, उस तरह इसकी तैयारी करना भी ज़रूरी है कि जैसे ही किसी ने बात की फौरी तौर पर उसकी वजाहत करें कि फरमाइए कहाँ आपको शक गुजर रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, हम उसको अभी एड्रेस करेंगे।
लेकिन अगर जायज़ मुतालबा है उसमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो कई जमातों ने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब की इंतखाबात से चंद दिन कबल जो वापसी है वो भी किसी समझौते के तहत है, तो बतौर स्पीकर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बहस में तो नहीं जाऊंगा कि समझौता है या नहीं है, जैसे ये, लेकिन एक बात अगर फ़र्ज़ करें, मैं तो ये समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का इलेक्शन में मुल्क में होना है खुशाइन बात है। एक वो भी एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं। देखें, आप मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है जी, लेकिन अगर उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या उनको कोई अगर आसानियाँ पैदा की जा रही हैं जो दूसरी जमातें समझती हैं कि हमारे पास वो सहूलियात नहीं हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये काबिल एतराज़ बात होगी और फिर एक जवाज़ मुहैया होगा। इलेक्शन क्यों कराते हैं? इलेक्शन इसलिए कराते हैं कि एक ऐसी अवाम की चुनी हुई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए कि जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करे, मुल्क में अफरा तफरी गैर यकीनी की कैफियत ख़त्म करे और लोगों को कोई जवाज़ ना हो इस पर एतराज़ करने के लिए। वो सुकून से 5 साल बैठे, अपने प्लान बनाए, पॉलिसीज़ बनाए और मुल्क को आगे बढ़ाए। तो सर एक में जो बात, अगर आपके इलेक्शन ही दागदार हो जाते हैं जी, आपके इलेक्शन पर ही लोग उंगली उठा देते हैं, तो फिर जो हुकूमत बनेगी वो बहुत कमज़ोर होगी, बहुत फ्रेजाइल होगी, उसको जगह जगह आपको सहारे देने पड़ेंगे, जायज़ नाजायज़ उसके लिए करना पड़ेगा और वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल पत्थर पे आप लिखा हुआ समझें कि जो हुकूमत किसी अदर देन जो पब्लिक मैंडेट से आएगी या किसी चलाकी से आएगी या किसी साजिश से आएगी या किसी और ड्रामाबाजी से आएगी, उसमें हुकूमत चलाने की सकत नहीं है। अब वो वक़्त गुजर गया है नादिर, अब दुनिया बहुत आगे चलेगी और अब अगर वक्ती तौर पे लोग चुप भी कर जाते हैं तो वो एक लावा जो है वो बनता रहता है। और मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों का अपना किरदार भी एक होना चाहिए कि वो एक दूसरे की इज्जत भी करें, एहतराम भी करें, अच्छा माहौल भी कायम करें। अब देखें ना, अगर आप ये माहौल ख़ुद नहीं बनाते तो फिर हम कहते हैं नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट ख़राब कर रही है माहौल, वो क्या करेगी? फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? फिर ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? खुद आप बनाएं अपना माहौल, एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें, रूल ऑफ गेम को जो है वो आप फॉलो करें और एक महज़ब तरीके से आप इलेक्शन में जाएं। अब यूके में क्या इस तरह होता है जो यहाँ पर होता है मारा मारी? क्या इतनी गालियाँ वहाँ दी जाती हैं? इतराज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन जाएं एक फ्रीली, आप सारा दिन वोटिंग होती है, किसी को पता ही नहीं होता कि वोट हो या नहीं। यहाँ तो क़यामत बपा हो जाती, यहाँ तो एक नज़ा की सूरत हाल है ना कि मुल्क में इलेक्शन आ गए, हर चीज़ स्टैंड स्टिल है, कुछ नहीं हो रहा, कोई लेना देना नहीं है, कोई और गुफ्तगू नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन हम खेलते हैं। आउटकम, व्हाट इज़ द आउटकम? अगर तो आउटकम मुल्क के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है, तो ये सब कुर्बानी देना जायज़ है। अगर उसके लिए नहीं है तो ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम। लेकिन स्पीकर साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि उनसे बल्ले का निशान जो है वो छीना जा रहा है या कोशिश की जा रही है। बतौर स्पीकर आप समझते हैं कि अगर एक पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर रखा जाता है तो ये दुरुस्त अमल होगा? देखिए, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि नहीं, बल्ले का निशान होगा। अब हम लोग भी क्या करते हैं बहसीयत एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के और पाकिस्तानीज़ के कि हम अपने जो कोई चीज़ हमारे जहन में आ जाए उसको एक खदशा बनाकर उसको हम इतना ज़्यादा उसको फैलाना शुरू कर देते हैं कि उसका वजूद ही नहीं होता। देखें ना, एक बात ये है कि आपने बात कर दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्लैरिफाई कर दिया, ओके, हम लोग यही खदशात थे कि पता नहीं इलेक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे, तारीख आ गई, अब ये ख़त्म होना चाहिए। अब आगे देखें, आप शफाफ इंतखाबात के लिए हमने क्या करना है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से हमने जो है वो सही रखना है, ख़तरात से हमने किस तरीके से बचना है। इसी दौरान मतलब है ये जो 3 महीने की बड़ी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, इसमें आपने अपनी इकॉनमी को कम से कम जो है वो अंडर प्रेशर जाने से किस तरह रोकना है। तो मतलब आपने ये चीज़ें सोचनी है कि हम बस एक चीज़ पर करके और बस
धमा चौकड़ी मचा देते हैं। हाँ। कोई अफरा तफरी हला हला होती है। मीडिया को अब बहुत इम्पोर्टेंट रोल करना है नादिर जी। आपने ये चीज़ जब बहुत भी कोई चीज़ भौचाल आया हो ना तो उसकी ट्रेमर को कम करते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप बिल्कुल देखें ना, अब अगर फर्ज करो आग लगी हुई है तो उस पर पानी डालना है ना जी। हम उस पर तेल तो नहीं डाल सकते। लेकिन सर जो आप इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं तो अब ये भी बातें चल रही हैं कि इत्तेहाद किससे होगा, ये भी बातें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो रहा है। आप बताएंगे कि क्या वाकई बातचीत हो सकती है? मैं समझता हूँ कि हम सबको, तमाम पाकिस्तानियों को, उनको ये अल्लाह ताला ने भी हक़ दिया है, पाकिस्तान के आइन ने हक़ दिया है कि वो जिसको चाहें वोट करें। साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है और पाकिस्तान के हर वोटर को इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ अपनी मर्ज़ी से उसको वोट कास्ट करने का मौका मिलना, नंबर वन। अब ये खदशात जो है ना, इनको बार बार रिपीट ना किया जाए। अगर कोई एक स्पेसिफिक या 2 या 3 स्पेसिफिक एतराज़ात हैं कि ये वो बात है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे जो है वो इस हक़ से महरूम किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल जाए इलेक्शन कमीशन के पास, वही फोरम है। और अगर एक जनरलाइज्ड हम बात करके जी, ये नहीं ठीक, उससे फिर मैं आपको बताऊँ ना, दुख की बात ये होगी कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद आप उसको कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर कैसे डिलीवर करेंगे? अगर तो यही मतलब सिर्फ इतना है कि एक बंदा आता है, दूसरा बंदा आता है, तीसरा बंदा आता है, 4-6 बंदे मैदान में उतरते हैं, कोई एक जीत जाता है हाँ। तो 2-3 हार जाते हैं, एक जो है वो ढोल बजा ले, दूसरा जो है वो घर में खामोशी से बैठ के गालियां दे या कोई एतराज़ात उठा ले। अगर तो इतना ही है तो फिर तो ठीक है जैसे हो रहे हैं। लेकिन अगर इस सिस्टम ने डिलीवर करना है, अगर इस सिस्टम ने आगे बढ़ना है, अगर इसने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तो फिर हमने, जहां हम हर चीज़ की कॉपी तो यूरोप की करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए नकल वो भी करते हैं, तो फिर ये भी कर लें कि जमहूरियत को ऐसी कैसे। लेकिन स्पीकर साहब, आप जिस हाउस के कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप समझते हैं कि आपके साबिक रुकन अख्तर मेंगल साहब ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना भी दिया, मुजाहरा किया, माजी में वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपने 6 नुकात लेकर वो आपकी तरफ आए थे। आप क्या समझते हैं कि उनके 6 नुकात पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये तो खैर लंबी बहस हो जाएगी और मुझे शायद इस पे बहुत कम बात करनी चाहिए जी। देखिए, एक है ना आपके मुल्की मफादात, एक आपके सूबाई मफादात, एक आपके बिल्कुल ही आपके ज़िले के, आपके शहर के, आपके गांव के, उसके बाद आपके गली के जी, उसके बाद फिर आपके घर के सामने के मफादात हैं, इसके ऊपर फिर एक पूरी दुनिया के जो है ना वो मफादात की बात है, उस पर भी करना है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो है सबसे मुकद्दम जो है वो मुल्की मफाद है। और ये मुल्क जो है, और मुल्की मफाद में ये है, और मैं समझता हूँ कि हर एक की बात सुननी चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए, जो जायज़ बात हो उसको बिल्कुल जो है वो ठंडे दिल से बैठ के उस पर गौर करना चाहिए। अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक। अब मुझे ये बताएं, हम लोग बहैसियत कौम क्या करते हैं? हम 70 साल जो है ना, 68-70 साल इस बात में पढ़ रहे कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इसको चेंज करना है या नहीं करना है। अब वहाँ जो बड़े बड़े फिलोसोफर बैठे थे सो कॉल्ड, तो उनका क्यों क्या हो गया? एक नाम था ना, तो उधर खैबर पख्तूनख्वा हो गया आज, तो क्या हुआ है? क्या हुआ? जिसके लिए इतनी मारा मारी थी, इतना रीजनल जमातें जो थी वो एक्टिव हुई थी, इतने नेशनलिस्ट जो थे वो आकर तो मतलब सारी चीज़ को जो है वो एक तलपट किया हुआ था और वो उसको हथियार बनाया हुआ था। तो मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कन्विंस कर लिया कि भाई नाम दे दो, क्या रखा है इसमें, क्यों आप इस पर इसरार बैठते हैं? तो सारे लोग मान गए, सारी जमातें मान गई
और आपने ये कर दिया तो आज आपके लिए आसानी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वरना आज वो मसला भी आप साथ लेकर चल होता रहे। है। तो खुदा के लिए वक्त के साथ साथ मसाइल को ख़त्म करो, उनके हल निकालो, आगे बढ़ो और आसानियाँ पैदा करो एक दूसरे के लिए और आगे बढ़ो। रज़ा साहब अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो सदर पर तनकीद हो रही है तारीख देने के हवाले से, उस पर हम राजा साहब से बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। स्पीकर साहब, इस वक्त जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि तारीख का ऐलान तो हो गया है, लेकिन सदर साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है। आप समझते हैं कि वाकई आरिफ अलवी साहब अपना आइनी जो उनका किरदार था वो अदा करने में नाकाम हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आप सदर ममलकत के उस पर ओहदे पे फाइज होते हैं तो ये आइनी तौर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा होता है जी, जिसको जब आप पार्लियामेंट कहते हैं तो पार्लियामेंट भी कौमी असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। बिल्कुल। अगर इनमें से एक भी कम हो तो वो पार्लियामेंट पर मुकम्मल नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कल या परसों ये मामलात उठे हैं, सदर ममलकत साहब को इस बात का मैं समझता हूँ इदराक भी है, पढ़े लिखे इंसान हैं और धीमे लहजे के इंसान हैं, तो उनको कोई क्या इस तरह की मैं समझता हूँ कि मजबूरी आई कि वो उनको ये चीज़ जो है वो एक उनकी ज़ात से ये तासुर उभरा कि ये सदर ममलकत के बजाय ये PTI को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसको अभी इज्तनाब करना चाहिए। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे सदर और वज़ीर आज़म दो मुख्तलिफ़ जमातों के। बिल्कुल। बहुत अभी एक रवांडा का वफद मेरे पास आया था, वहाँ स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर भी दो अलग जमातों के होते हैं। तो मामला तो चलते हैं। बात है कि आप किस एंगल से मामलात को देख रहे हैं, आप किस नीयत से जो है ना वो मामलात को चलाना चाहते हैं। हर कानून, हर आइन जो है उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है बनाते वक्त, लेकिन आप अमल करते हुए उसमें से अगर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं जो आपको नहीं निकालना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि वही सबसे बड़ी आइन की नफ़ी हो जाती है। गो आप टेक्निकली ना पकड़े जाएं। तो यहाँ पर आप आइन की खिलाफवर्जी देख रहे हैं? देखिए, जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इंटरप्रेटर है जी, जो सबसे बड़े मैं समझता हूँ अदारा है, फोरम है, और वो सबसे बड़ी शख्सियत है जो मैं समझता हूँ जजमेंट दे सकती है, तो मुझे तो वो तस्लीम करना है। सर, आप खुद एक आइनी ओहदे पर फायज़ हैं, सदर साहब आइनी ओहदे पर बैठे हुए हैं। आइनी ओहदे पर बैठे हुए शख्स अगर वो आइन पर अमल दरामद करने में नाकाम हो तो उनके बारे में फिर आइन क्या कहता है? आइन तो देखें, आइन का तो एक तरीका है, वो हर एक के लिए जो है ना उसका जो आइन की खिलाफ वर्जी करे, खाए वो कोई भी हो, तो उसका एक निज़ाम हरकत में आता है और उसको हरकत में लाने के लिए भी एक तरीक़ाकार वज़ह है जी। तो मैं समझता हूँ कि अब वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क्स दे दिए हैं तो उस पर हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो सर, ये जो फिर उस फैसले के बाद जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, आप समझते हैं ये जायज़ है? किस चीज़ का? अलवी साहब से जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, पार्लियामान के अंदर भी, सेनेट के अंदर हमने देखा कि मुतालबा हुआ, आप समझते हैं ये जायज़ है? मिसाल के तौर पे यही तो डेमोक्रेसी है कि जिस वक्त आपको गलती का इर्तिकाब करते हैं, आप अपने मनसब से जो उसकी एक सेट लाइन से डिविएट करते हैं या किसी आइनी शिक को नज़रअंदाज करते हैं तो आवाज़ें तो उठेंगी। देखिए ना, पार्लियामान का मकसद ये है, अगर इस पर भी कोई आवाज़ ना उठे, जो चाहे आप करते रहें, तो फिर ये चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? तो मैं समझता हूँ कि ये तो खैर मामला है। अब क्योंकि इलेक्शन की डेट आ गई है, आप एक इलेक्शन मोड में चले गए हैं, तो अब ज़रूरी अमर ये है कि इस मुल्क में पुरअमन तरीके से, साफ शफाफ तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से इलेक्शन हो जाए और उसकी
इलेक्शन के नतीजे में जो लोग कामयाब हों, जिसको पाकिस्तान की अवाम मैंडेट दे, उसके सपुर्द कारोबार सल्तनत कर दिया जाए, और जिनको जो फर्ज करो कि कम वोट ले सकते हैं, जो वो अपोजिशन में बैठकर अपना आला किरदार अदा करें। स्पीकर साहब, आपने जो कानून साजी की, आपने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, उसके बाद अब आपकी जमात के ऊपर भी जो है वो तनकीद हो रही है कि कभी आप कहते हैं कि आइन सुप्रीम है, कभी आप इलेक्शन एक्ट का सहारा लेते हैं, कभी आप कहते हैं सदर के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है तो फिर आप कहते हैं कि सदर के पास इख्तियार था। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि पार्लियामेंट में ऐसे कानून तो नहीं बनते ना जी, वहाँ पर भी बड़ी बहस होती है, वहाँ पर उसको बड़ा उसकी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की जाती है, उसको देखा जाता है कि कहीं वो आइन के साथ मुतसादम तो नहीं है जी। कोई कानून भी, कोई एक्ट भी, कोई ऑर्डिनेंस भी नहीं बन सकता अगर वो आइन के साथ मुतसादम हो। और ये इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी इसका जायज़ा लेते हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इसको चेक करती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है कि इलेक्शन एक्ट जो है, इलेक्शन कराने के लिए भी एक्ट बनते हैं, वो भी कानून है। अब उसमें अगर इलेक्शन कमीशन ने देखें ना, अब हम क्यों पैदा होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा एक फ़ाइल चलनी होती है तो हमें ऐसे ही उसके लिए 10 जगह कर देते हैं, नहीं पहले उधर भी ले जाओ यार, उसके पास भी ले जाओ, उसके पास। एक आपने इदारा बनाया, आप कहते हैं खुद मुख्तार इदारा है जी। इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल डिसीजन, यू नो, इज द ओनली इंस्टीट्यूशन कि जिसने करना है, और आईनी अदारा है वो जी। फिर आपने ये भी लगा दिया चलें। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जितने आप सिंप्लीफाई करेंगे, जितना आप मुख्तसर रखेंगे ना ये फाइलों का घूमना शुमना, इतनी कन्फ्यूजन कम होगी। एक बंदे के ज़िम्मे, एक बोर्ड के ज़िम्मे, एक कमीशन के ज़िम्मे आपने काम लगाया, सी दी आउटकम। तो बतौर स्पीकर सर, आप समझते हैं कि ये इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट की बजाय आप लोगों को तय करना चाहिए था, सियासी जमातों को बैठकर तय करना चाहिए था? यस, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि ये पार्लिमानी काम है, पार्लिमान का वजूद इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। बिल्कुल, इलेक्शन जो है ना, वही तो उसकी इलेक्शन के नतीजे में तो पार्लिमान वजूद में आती है ना। तो ये बस है नादिर बदकिस्मती। अभी हमें और इसमें जो है ना अपनी आगे बढ़ना है, और लेकिन रास्ता यही है कि आप इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन ऐसा करवाएं कि ठीक है, कुछ ना कुछ एतराज़ करते हैं, लेकिन बहैसियत कौम उसको तस्लीम कर लिया जाए। माजी में आपको याद होगा, माजी करीब में जब सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए ख़त लिखा था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया था। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के एंड पर भी कुछ गलतियां या कुछ कोताहियां हुई, मुशावरत करनी चाहिए थी? देखिए, वैसे भी मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी को बुलाते हैं मुलाकात के लिए तो जाना चाहिए। सर, जिस असेंबली के आप स्पीकर अभी भी हैं, असेंबली तो उसमें नहीं है, इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाते जाते आपने 56 बिल मंजूर किए, फिर ये भी कहते हैं कि ये तमाम जो बिल्स हैं वो पैसों पर आपने मंजूर किए, जो ऐवान के अंदर जिन्होंने वोट दिया। इस तनकीद को आप कैसे देखते हैं? साथ ही वो कहते हैं कि पैसों पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि बेटा एक बात सुने, बिल कैसे इनिशिएट होते हैं। प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर ये बिल थे, 56 तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल ये यूनिवर्सिटीज़ के बिल थे, और ये मंजूर भी नहीं हुए थे। आपको शायद टेक्निकली मैं बताऊं, क्योंकि जब कोई भी बिल एक मेंबर पेश करता है तो मैं सबसे पहले उस कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के मिनिस्टर से पूछता हूं कि डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, आपको कोई एतराज़ है? तो अगर मिनिस्टर कहे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, तो फिर मुझे वो बिल जो है वो एज ए स्पीकर हाउस के सामने रखना पड़ता है वोट के लिए। समझते हैं ना जी? तो जब वो और अगर वो कहे कि ये मुझे एतराज़ है, तो फिर हम बहस कराते हैं, फिर हम मूवर को कहते हैं आप बताएं भाई क्यों आप करना चाहते हैं, क्यों आपका क्या क्लेम है आपका, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो भी बताए, वो भी मेंबरान सुन रहे होते हैं। स्पीकर तो यहाँ डिसीजन नहीं देता ना, नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा रह गया बात कि उसके बाद अगर आप वो सारे बिल देखें,
उसमें मैंने एक कंडीशन लगा दी थी। अच्छा, मैंने कंडीशन ये लगाती थी कि इट इज़ सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। अच्छा, जब तक हायर एजुकेशन कमीशन के तमाम जो हैं शराइत उस पर ये पूरा नहीं उतरते तो ये मंजूर नहीं समझा जाएगा। तो ये देखें ना, और वो जिस वक़्त गए वो नहीं हुए मंजूर, वो सेनेट ने रोक ली, क्योंकि हमारी तो स्टैंडिंग कमेटी उसके बाद ख़त्म हो जानी थी। तो स्टैंडिंग कमेटी में गए तो उन्होंने जब ये एक रिक्वायरमेंट देखी मेरी, जिसमें स्पीकर ने ये रिमार्क्स दिए थे कि जब तक हायर एजुकेशन कमीशन की ये शराइत की मुकम्मल जो है उस पर ये अमल दरामद नहीं करते और वो सर्टिफिकेट नहीं देता कि जनाब ये यूनिवर्सिटी ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कोई यूनिवर्सिटी ठीक बना रहा है या गलत बना रहा है, उसका एज ए स्पीकर तो मुझे नहीं इल्म हो सकता। उसके लिए जो हाईएस्ट फोरम है वो हायर एजुकेशन कमीशन है। तो मैंने तो उसकी शर्त लगाई थी। तो लिहाजा ये सियासत में होती हैं बातें, लेकिन तहकीक भी करनी चाहिए और सही तौर पर मामलात की तह तक भी पहुंचना चाहिए। हवा से पकड़ी हुई बातें जो हैं वो हवा में तो घूमती रहती हैं, फिजा को तो ख़राब कर देती हैं, लेकिन हकीकत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इसी के साथ साथ स्पीकर साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये भी कहते हैं कि ये असम्बली जो है वो नाअहल थी, नाकाम थी। लेकिन इस पर हम आएंगे, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। स्पीकर साहब, यही हम जिक्र कर रहे थे कि शाहिद खाकान, आप खुद साबिक वज़ीर आज़म है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उसी ओहदे पर रहे, साबिक वज़ीर आज़म है। वो जिस असम्बली के रुकन रहे उसी असम्बली के बारे में वो कहते हैं कि वो नाअहल थी, नाकाम थी, हम कुछ भी नहीं कर सके। देखिए, मैं शाहिद साहब एक मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारे इसी खित्ते से उनका तल्लक है और इस मुल्क के वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, इसलिए भी उनका बड़ा एहतराम है। बड़े अब वो उन्होंने किस रेफरेंस से असम्बली के ऊपर बात की है तो मैं उसको नहीं जानता, ना मैंने उनकी डायरेक्ट ये बात सुनी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर शख्स के कोई अपने कोई एक, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके पास अगर कोई बात है कि जहाँ तक अहलियत की और सलाहियत की बात है जी, तो मैं समझता हूँ कि ये इस असम्बली ने जो उनके जमात के सरबराह थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनको इसी असम्बली ने इलेक्ट किया और इसकी तमाम कार्रवाई में अक्सर मैंने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद रहे। उन्होंने बड़ी अच्छी तकारीर की, उनकी तजावीज़ में भी वज़न होता था, तनकीद में भी उनका हक़ भी है और होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असम्बली की अपनी एक सैंक्टिटी होती है और उसकी अपनी एक है इज़्ज़त और तौक़ीर की बात होती है। अब वो आपको याद होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे में खड़े होकर लाहौर में वो जो अल्फाज कहते, इतने बुरे अल्फाज के असम्बली के बारे में कि शायद ही किसी दुनिया के मुल्क में किसी शख्स ने भी असम्बली के बारे में बात की हो। लोग तो जब अपने पार्लियामान को अगर कोई उनकी हद तक करता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो उसको अपनी बेइज्जती समझते हैं कि ये कोई किसी एक आदमी की तो असम्बली नहीं, किसी एक पार्टी की असम्बली नहीं, ये तो 25 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, उनकी जज्बात की अक्कासी करती है। अगर आप उस सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला सकते तो ये भी बदकिस्मती है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि शाहिद साहब की बात पे कमेंट नहीं करूँगा। नहीं कर, ठीक है स्पीकर साहब। इसी के साथ साथ आजकल एक बड़ा जिक्र हो रहा है फैज़ाबाद धरने का। आपको याद होगा कि पहले माजी में मोहतरमा की जब हुकूमत गिराई गई तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था और वो साबित हो गया कि मोहतरमा की हुकूमत जो है वो गिराई गई थी। आप फैज़ाबाद धरने को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि वो तमाम किरदार, वो हक़ाइक़ सामने आने चाहिए? नादर गोरमानी साहब, मैं तो अब एक किसी वाक़े में जाने के बजाय जी ये कहना चाहूँगा कि देखें, जो कुछ भी होता रहा ना,
उसका हमने आउटकम देखना है। ठीक है। 75-76 साल गुजरने के बाद अभी तक हम अपने पाँव पर खड़े नहीं हुए। जो हकीकत है, आप इस तरफ लोगों की तवज्जो कराएं और वो बताएं उसकी वजह क्या है। अगर हमने अच्छा काम किया होता, हर चीज़ हमने ठीक की होती, तो शायद हम आज उस जगह पर तो ना होते। आज जो हमारी महरूमियाँ हैं, जो हमारी मजबूरियाँ हैं, जो हमारी इज़्ज़त में कमी हुई है, जो हम कौमों की दौड़ में पीछे रह गए हैं, तो उसके रीज़न है ना, वो को बिला वजह तो नहीं है। अल्लाह को तो ये नहीं मंजूर ना कि हम पीछे रह जाएं। बिल्कुल। अल्लाह ने तो कहा है कि आप जो भी कोशिश करेगा उसको मिलेगा। हमने अगर सही डायरेक्शन पर कोशिश की है, नहीं की है, तो उसका ये हमें सामना है इस वक्त हालात का। अब हमें सोचना ये है कि क्या हम माजी में ही चलते रहें जी, या मुस्तकबिल भी कोई चीज़ है जिसमें हमने कदम रखना है। और मुस्तकबिल और हाल में कोई बहुत दूरी नहीं होती। तो सर क्या करना चाहिए आपकी तजवीज़? अभी मैं समझता हूँ, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि आप जो भी एक कुरान पाक में भी है मुशावरत, वो तो कहते हैं कि अगर कोई नहीं है तो दीवार के साथ भी मशवरा कर लो, मशवरा करें, बैठाएं सबको जी। और यहाँ तो ये है ना कि एक बंदे के जहन में कोई टेक्निकल या कोई उसने कहा कि नहीं ऐसा कर लें, फिर 6 महीने के बाद कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपके मुल्क की पार्टीज़ हैं, इनको बैठाएं। जो गलत करते हैं उनके लिए कानून है, जाएँ कानून को फेस करें, अदालतों को फेस करें। लेकिन जब आप सियासत करते हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं कोई जजमेंट ना दूं किसी के बारे में। तो सर ये जो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ या हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो धरने, जो मुजाहरे, जो साजिशें होती हैं, आप समझते हैं कि उसमें उनका अपना ही किरदार होता है? वो भी जमातें हैं ना। अब मिसाल के तौर पर जहाँ जिस वक्त हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जी, तो बाहर इमरान खान साहब खड़े थे, पता नहीं उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था, पता नहीं मैं कितने दिन रहा हूँ, उस पर उनको बड़ा फ़ख्र भी है। हाँ। चाइना का जो सरबराह थे वो आ रहे थे, वो उनका दौरा कैंसिल हो गया, आपका सारा निज़ाम तलपट हो गया। लोग जो थे कि आपके दफातर में फेडरल गवर्नमेंट के नहीं आ सकते थे, सेक्रेटेरिएट तकरीबन बंद थे, नेशनल असेंबली बंद थी, पीटीवी पर हमले हो रहे थे। तो ये क्या है? और उसके बाद आप फ़ख्र से ये कहें कि मैंने इतने दिन जो है मैं कल फ़लाँ शहर बंद करूँगा, फ़लाँ बंद करूँगा। भाई आप हमारे मुखालिफ हैं या हमारे सरबराह हैं जी? आप इस मुल्क को लीड करने के लिए आए हैं या इसको तबाह करने के लिए आए हैं? इसका काम चलाने के लिए आए हैं या इसका काम रोकने के लिए आए हैं? तो ये रवैये पहले ठीक करो, इस पे बिठाओ ना लोगों को, कोई डायलॉग ओपन तो करो। तो सर आप समझते हैं इंट्रा पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग ओपन होने चाहिए। अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। स्पीकर साहब, जो बातें हो रही हैं आप समझते हैं ये मुनासिब हैं? कभी कहते हैं जनरल बाजवा साहब को बुलाएं, कभी कहते हैं जनरल फैज़ साहब को बुलाएं। बस ये पीटते रहें, रोते रहें, 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 1 इंच मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ गुरबानी, ये वतीरा ही ठीक नहीं है कि हर 2-3 साल के बाद आप बिल्कुल पीछे चले जाएं, गुजरे वक्त की पटारी खोल के बैठ जाते हैं। बाबा जिन कौमों ने आगे बढ़ी हैं, जो कौमें जिन्होंने तरक्की की है, वो फॉरवर्ड लुकिंग कौमें होती हैं, वो तो आगे जाते हैं। उनका क्या काम है कि हर जो है वो 10 मिनट के बाद बैठ जाएं तो गुजरे वक्त को जनाब लेकर, जिस वक्त वो वक्त होता है उस वक्त कोई बात नहीं करता, उस वक्त गूंग, ये बुज़दिली की निशानी। हाँ। एक जिंदा कौम जो है वो अगर गलत काम हो रहा है तो उस वक्त कहती है ये गलत हो रहा है। 5 साल गुजरने के बाद जो है वो सारा उठ जाते हैं, जो उस वक्त कोई और बातें कर रहे होते हैं वो भी एक और राग अलापना शुरू कर देते हैं। तो कौम को कंफ्यूज हो रही है इससे, और हम लोग नफरतें फैला रहे हैं। हमारा रुख ही और है। सही। हम मंजिल की तरफ मुंह करके नहीं बढ़ रहे, मंजिल की तरफ पीठ करके बढ़ रहे हैं, और साथ ढोल भी बजा रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें मंजिल की तरफ लेके जाऊँ। इस अलमिया का ये अलमिया बनता जा रहा है हमारा, और हम मानने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई बात करता है तो उसको चुप करा दे, छोड़ो यार तुम्हें पता ही नहीं। तो अब इंट्रा पार्टी डायलॉग, एक डायलॉग हो, और एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी हो इस सोसाइटी में।
मैं समझता हूँ तमाम इदारे जो हैं उस पर बैठे और खुले जहन के साथ बैठे। कौन है? अभी बड़ी बात होती है कि ये अदारा ये नहीं करने देता। भाई अदारे कौन है? आपके दुश्मन के मुल्क के अदारे हैं या आपके अपने हैं? तो आप अपने इदारों के साथ भी अगर जो है वो इतनी हामनी नहीं रख सकते। सर आखिरी एक सवाल कि इस वक्त सियासत में जो कुछ हो रहा है, मुल्क में जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है, आप समझते हैं कि इदारे इस वक्त न्यूट्रल हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं? यार मुझे ये इसी बात से चिढ़ है, ये कहने हमने ये तासुर दे दिया है कि अवाम एक चीज़ है जी, और जितने इदारे हैं, जुडिशरी है हमारी, ब्यूरोक्रेसी है, आर्मी है, फौज है, ये सारे अलग-अलग, और इनका बाबा ऐसा नहीं है। ये 25 करोड़ लोगों की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें फौज शामिल है, उसमें जुडिशरी शामिल है, उसमें आपकी पार्लियामान शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है। हम सब एक हैं। क्यों तकसीम करते हैं, क्यों तफरीक करते हैं? उसकी वजह से ये होता है कि जो लोग सही तरीके से इन मामलात को नहीं समझते वो गलत तरफ चढ़ पड़ते हैं। और आप समझते हैं, मैंने बारहा कहा है कि आप फ़ौज के बारे में बात होती है, मुझे ये बताओ कोई ऐसा इलाका जहां फौज नहीं? हर इलाके में हर वक्त एक फौज होगी। अगर आपकी अपने नहीं तो फिर दुश्मन की होगी। इस बात पे गौर करें। बिल्कुल। तो अपनी फौज है, हमारे बच्चे हैं, हम उनके एक हम महाज बनाकर बैठ गए हैं, जो बात करते हैं कहते हैं ये नहीं हो गया जी, वो नहीं हो गया। अगर फर्ज करो कोई बात है तो वो भी हमने अंदर बैठ के बात करनी है ना, जाकर उनसे बात करनी है कि नहीं जी ऐसे नहीं है, इससे हम तो हाला करके पता नहीं क्या जलसों में बातें कर रहे हैं, कोई अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो खुश हो रहे हैं, कहते हैं इनको छोड़ दो। अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इनको कुछ ना कहो, ये खुद ही अपने आप को मार लेंगे, ये खुद ही खुदकुशी करने चाहते हैं, तो आप अपने ज़िम्मे क्यों लगाते हैं? सर एक मुख्तसर सवाल, माजी में आपने जो अफ़गानिस्तान का मसला था, जरदारी साहब का, उस पर बड़ा अहम किरदार था। अब जो अफ़गानी यहाँ पर मौजूद हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। बतौर स्पीकर आप समझते हैं कि वाकई ये दुरुस्त फैसला है या उस पर रिव्यू करना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं जी, उनको फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए। ठीक है। जिन लोगों के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वीज़े पर रहे हैं, जिनको आपने परमिट किया है, वो बेशक रहें। वो अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन कोई मुल्क भी देखे ना नादर, मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दो जो गैर कानूनी मुकीम लोगों को जो है वो बर्दाश्त करता हूँ। क्या आप इस तरह, हमने क्यों ये एक ऐसी रखी है कि कोई जो मर्जी इधर आ जाए, जिस वक्त मर्जी आ जाए, और ये हमारे मुल्क के देखे ना, अब ये पता नहीं क्या कुछ हमें करना पड़ेगा। अगर आप आवे का आवा ही बगाड़ के बैठे हुए हैं, आपका जो शनाख्ती कार्ड जारी कर रहा है उसको नहीं पता है कि ये बंदा मैं अफ़गानी को दे रहा हूँ या मैं किसी दूसरे मुल्क के शहरी को दे रहा हूँ, ये मेरे मुल्क का शहरी नहीं है। बिल्कुल। क्या आपको जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसको नहीं पता है? क्या जो प्रॉपर्टी का टैक्स ले रहा है उसको नहीं पता है? क्या जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको रजिस्ट्रार को नहीं पता है? क्या हो रहा है? इसलिए ये चीज़ करने की हमने क्या किया है कि जिन चीज़ों को हमने ठीक करना था, जिनकी तरफ तवज्जो देनी थी, जिनकी तरफ हमने पॉलिसीज़ बनानी थी, जिसको हमने प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना था, उसके बजाय हम इसमें उलझ रहे हैं कि इस दफ़ा देखते हैं कि तुम क्या करते हो तो मैं क्या करता हूँ, तुमने 6 साल पहले क्या किया था, तुमने 3 साल पहले मेरे ताया को गाली दी थी, तो अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कर लो ऐसे। अगर इसमें से कोई निकलता है तो ये भी देख लो। लेकिन मैं अपने ये 45 साल के इस तजर्बे के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इन चीज़ों से बाज आ जाओ। इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, इसके यूथ में बड़ा पोटेंशियल है, इसके लोगों में बड़ा पोटेंशियल है, इस मिट्टी में बड़ा पोटेंशियल है। इसको कोई इस्तेमाल कर ले। चलो अगर हम नहीं कर सके ना तो और ही अल्लाह का निकले, लेकिन करे सही, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। ठीक है स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा है, जैसे माजी में ये कहा गया है कि इस मामले पर कमीशन बनाया जाए या इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, इनको बुलाया जाए। तो स्पीकर साहब की इस हवाले से बड़ी ये वाज़े तजवीज़ है कि माजी में जाने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है तो तमाम सियासी जमातों को बैठ कर आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क में साफ़ शफाफ इंतखाबात जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।